So in previous class we talked about ऑर्थो सेंटर। हमने बात किया था ऑर्थो सेंटर के बारे में कि हम ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। इफ अगर हमें एक ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। मीन सपोज दिस वन इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3 एंड दीज थ्री वर्टेक्स आर a b and c। अब ये एक ट्रायंगल सपोज आपके पास गिवन है और आपको कहा जाए कि आप ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को निकालिए, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को निकालिए। तो देखिए, हमने जो प्रीवियस क्लास में मेथड्स का बात किया था, उस मेथड में हमने देखा था कि हमने यूज किया था एंगल के वैल्यूज का, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के वैल्यूज का हमने यूज किया था। और फॉर्मूला क्या आया था, इफ सपोज एक्स कॉमा वाई जो है वो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को सपोज डिफाइन कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू आया था x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। सिमिलरली y का भी कोऑर्डिनेट जो आया था वो आया था y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। नाउ यू सी, इस फॉर्मूला में आप देखिए कि अगर आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, अगर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो तीनों वर्टिसेस के ट्रायंगल के, तो आपको जो और एक चीज की जरूरत होगी वो होगी एंगल्स के वैल्यू की, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको इन तीनों का जब वैल्यू पता होगा तभी आप, क्योंकि x1 x2 x3 और y1 y2 y3 तो आपको पता रहेगा तीनों कोऑर्डिनेट्स, लेकिन साथ साथ अगर आपके पास तीनों एंगल्स का भी वैल्यू पता रहेगा तभी आप ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब देखिए, अब मैं एक सिंपलर मेथड की बात करूंगा। एक सिंपलर मेथड की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें इस एंगल के फॉर्मूला की जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग सिंपल परपेंडिकुलर, मतलब m1 m2 इक्वल टू -1, मतलब अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो अगर एक का स्लोप m1 और दूसरे का स्लोप m2 है, और ये हमने प्रूव भी किया था, तो उन दोनों के जो स्लोप होंगे उनके प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम इजीली ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सपोज फिर से आपके पास ये x1 y1 दिया हुआ है, this one is your suppose x2 y2, this one is x3 y3। अब देखिए, आपके पास अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सपोज दिस वर्टेक्स इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, और आपको अगर कहा जाए कि नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर, तो आप कैसे निकालोगे वो देखिए। इसका एक इजी मेथड है। सपोज मैं पहले ऑल्टीट्यूड बना लेता हूं, ऑर्थो सेंटर को मैं डिफाइन कर देता हूं। ऑल्टीट्यूड मैं ए से एक ऑल्टीट्यूड मैंने ड्रॉप कर लिया है बीसी के ऊपर। ऑल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूंगी एसी के ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया हमने एसी के ऊपर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे ए बी के ऊपर। तो जब हम ये तीनों परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लेंगे तो हमें मिलेगा कि इन तीनों के जो मीटिंग पॉइंट है उसी को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। दिस वन इज योर ऑर्थो सेंटर, इसे हम एक्स से डिनोट करेंगे। अब देखिए, इस ऑर्थो सेंटर का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने दिया जाए, सपोज हम लोग इसे मान लेते हैं कि सपोज इसका कोऑर्डिनेट्स x, y है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास दो अननोन है x और y, तो मींस हमें किसी दो इक्वेशंस को फॉर्म करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जिससे कि हम x, y का वैल्यू निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट देखो, सपोज इसे मैं d मान लेता हूं, इस पॉइंट को, इसको मैं e और इसको f मान लेता हूं। तो आप देखिए यहां से कि जो a से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप हुआ है बीसी लाइन के ऊपर, आप देखिए कि इस बीसी लाइन का स्लोप कितना है। अगर मैं स्लोप ऑफ बीसी की बात करूं, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप समझिए, ये सबसे इजियर मेथड है अगर आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। अगर आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो एंगल वाले में आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी, वो आपको एंगल निकालना पड़ेगा किसी दो लाइन के बीच में, मतलब एक एंगल ए निकालना पड़ेगा, एंगल बी और एंगल सी। इसमें देखिए स्लोप ऑफ बीसी आप निकाल लीजिए पहले, कितना होगा, वी कुड राइट इट एज y3 - y2 डिवाइडेड बाई x3 - x2, आपको पता होगा।
इस लाइन का स्लोप कितना होगा, y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। सिमिलरली अगर आपको BC का स्लोप पता है तो आपको पता है स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AD जो लाइन है वो कुछ नहीं होगा, -1 बाई स्लोप ऑफ BC हो जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ BC। आप करके भी देख सकते हो, क्योंकि स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ BC इक्वल टू कितना होगा, -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, AD और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप इसके स्लोप से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 का आएगा वैल्यू। तो अगर आप इसका मतलब आप यहां से निकाल लो स्लोप ऑफ AD कितना होगा। आप फिर से नेक्स्ट पेज में जाओ, स्लोप ऑफ AD कितना आया, स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखिए वहां पे x3 माइनस x2 डिवाइड, आप यहां से देखिए x3 माइनस x2 ऊपर चला जाएगा, जब हम इस टर्म को यहाँ नीचे लिखेंगे तो इसको जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो ऊपर में x3 माइनस x2 और नीचे में y3 माइनस y2 आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो यानी -x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाई y3 माइनस y2 इन ब्रैकेट, और ये माइनस साइन रहेगा इसमें। दिस इज स्लोप ऑफ AD। अब देखिए ये स्लोप ऑफ AD को हम लोग और एक चीज लिख सकते थे, आपके पास देखिए एक x1 y1 पता है, इसके ऊपर जो AD के ऊपर लाइन के ऊपर एक पॉइंट है वो है x1 y1, दूसरा पॉइंट कौन सा है x, y। तो आपको पता है कि अगर दो पॉइंट गिवन है तो आप इस लाइन का स्लोप तो इजीली लिख सकते हैं, यानी स्लोप ऑफ AD आप इन दोनों पॉइंट का यूज करके भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा वो, तो वो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू, आप देख लो यहां से लिख सकते हैं y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। तो यहां से हम इसको ये भी लिख सकते हैं y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना आया, -x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाई y3 माइनस y2। तो ये आपको एक, अब देखिए इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये x1, ये y1, ये x2, x3, y3, y2, ये सारे चीज आपको दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हैं ABC के, तो ये आपको दिया रहेगा, और ये y और x जो है ये अननोन है, जो आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यानी कि आप एक इक्वेशन फॉर्म कर लोगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब देखो यू नीड वन मोर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y टू सॉल्व फॉर x एंड y, मतलब आपको एक और इक्वेशन की जरूरत है x और y में, ताकि आप x और का वैल्यू और y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये नोन क्वांटिटीज आप निकाल सको। तो उसके लिए देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट अब देखिए फिर प्रीवियस आइए, अब सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, आप देखो किसी एक को ले लो, तो सपोज मैं अभी जिस तरह मैं BC के ऊपर परपेंडिकुलर ले रहा था उसी तरह मैं अब AC के ऊपर लूंगा। सपोज मैं AC लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर BE इसका हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ BE, स्लोप ऑफ BE इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, आप देखो ये BE लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन के स्लोप वही नेगेटिव ऑफ 1 बाई स्लोप ऑफ दिस AC, यानी इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ 1 बाई स्लोप ऑफ AC, ये लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BE इक्वल टू क्या होगा, -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो यहां से देखो, अब देखो स्लोप ऑफ AC का वैल्यू आपको पता है कितना होगा, स्लोप ऑफ AC का वैल्यू है, आप लिख सकते हो यहां से, अगर नीचे में मैं लिखूं तो स्लोप ऑफ AC देखो यहां से लिख सकते हैं y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं यहां से y3 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई जो x3 माइनस x1 मैं लिखूंगा नीचे में, उसे मैं ऊपर ले जा रहा हूं x3 माइनस x1, सिंपल मैथ्स। तो देखिए ये आ गया आपका स्लोप ऑफ B, आपने निकाल लिया स्लोप ऑफ BE। अब देखिए स्लोप ऑफ BE इज इक्वल टू इतना निकाला आपने। अब देखिए अगर स्लोप ऑफ BE को मैं अदर टर्म्स में भी लिखना चाहूं, अब देखिए ये BE लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट x2 y2 भी नोन है, ये x, y भी नोन है, अननोन है, लेकिन मैंने इसको कंसिडर किया है x, y। तो आपके पास दो पॉइंट्स है, अब दो पॉइंट्स के यूज से आप BE का स्लोप लिख सकते हो, यहां से भी क्या होगा y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2। तो यहां से आप लिख सकते हो y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2, जो कि यहां पे था स्लोप ऑफ BE इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है, x3 माइनस x1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y3 माइनस y1। अब देखिए ये आपका हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इसमें भी देखिए आपके पास सिर्फ अननोन x और y है, तो आपने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ यू कुड इजीली फाइंड फॉर x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर
आपके पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यूज अगर दिया रहे किसी भी ट्रायंगल में, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो x और y का वैल्यू क्या होगा, मतलब ऑर्थो सेंटर का वैल्यू क्या होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। मैंने बताया कि किस तरीके से हम इसको दूसरा अप्रोच भी दे सकते हैं। तो वो था आपका एंगल के यूसेज से। ये आपका है प्योर कोऑर्डिनेट्स के यूसेज से हम लोग कैसे यूजिंग स्लोप फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं इसको। अब देखिए, ये ऑर्थो सेंटर की बात करने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत सारे डिस्कस करेंगे जब हम लोग पीवाईक्यूज का बात करेंगे और भी बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स का बात करेंगे। बट फिलहाल मैं चाहता हूं कि पूरे सारे टॉपिक्स को मैं एक बार कवर अप कर लूं। तो हमने देखिए अभी तक जो जो देखा है उसमें हमने देखा है, हमने सबसे पहले देखा था सेंट्रॉइड। वी टॉक्ड अबाउट सेंट्रॉइड। फिर हमने देखा था सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का बात किया था हमने। फिर हमने इन सेंटर का बात किया। फिर हमने ऑर्थो सेंटर का बात किया। ठीक है, ये सारे हमने बात की। अब इसमें एक और चीज मैंने बोला था आपको बताऊंगा मैं, दैट इज एक्स सेंटर। व्हाट इज एक्स सेंटर? ठीक है, ये एक्स सेंटर को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टीज में आता है आपका, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो सेंटर में हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो सेंटर में अभी कुछ चीजें हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है यूलर लाइन का। यूलर लाइन, यूलर वाज अ साइंटिस्ट। तो यूलर लाइन, ये हम देखेंगे क्या होता है और इससे जुड़े क्या प्रॉपर्टीज हैं ऑर्थो सेंटर के, वो हम देखेंगे। एक्चुअली दिस प्रॉपर्टी ऑफ यूलर लाइन इज आल्सो रिलेटेड टू सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। ये इससे भी रिलेटेड है, तो ये भी हम देखेंगे यूलर लाइन होता क्या है। इसके बाद एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉपर्टी है, वो आपको पता होगा कि जिस तरीके से हमने देखा था कि सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर मतलब सेम पॉइंट होता है अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए। उसी तरीके से ऑर्थो सेंटर भी सेम वैल्यू कैरी आउट करेगा अगर, मतलब फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर एन, आप लिख सकते हो फॉर एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड्स विथ विथ वही सेंट्रॉइड, सभी के साथ कोइंसाइड करेगा, सेंट्रॉइड के साथ, सर्कम सेंटर के साथ, इन सेंटर के साथ, ये तीनों के साथ कोइंसाइड करेगा। ये आप प्रूव भी कर सकते हो, इजी है, इजी है। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं, ये बहुत ही इजी है, आप देख सकते हो। आपको आपने ऐसे में निकाला हुआ है जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका, एक्स कॉमा वाई अगर हम बोले ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को, एक्स जो होगा वो कितना होगा, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। अब देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपको पता है, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको पता है। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। सिमिलरली x2 tan 60 डिग्री इज √3, x3 √3 डिवाइडेड बाई 3 √3, बिकॉज दिस ऑल थ्री, ये तीनों चीज भी √3 वैल्यू है तो 3 √3। अब देखिए ऊपर वाले से √3 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये √3 और ऊपर का सारा √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आपको बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। और यही चीज, ये फॉर्मूला सिमिलर है जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है किसी भी केस में, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो इसीलिए जो ऑर्थो सेंटर है वो भी कोइंसाइड करेगा विथ सर्कम सेंटर, विथ इन सेंटर एंड विथ सेंट्रॉइड इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपको इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम कोऑर्डिनेट्स होते हैं तीनों के, चारों के, ये आपको ध्यान देना है। सर्कल सेंट्रॉइड का भी, सर्कम सेंटर का भी, इन सेंटर का भी और ऑर्थो सेंटर का भी, सारे के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है यूलर लाइन। आप लिख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक, यूलर लाइन। अब यूलर लाइन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले पहले हम डिफाइन कर लेते हैं यूलर लाइन क्या है, उसके बाद हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज और उसके रिलेटेड कुछ प्रूफ देख लेंगे कि कैसे होता है वो। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए। सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस ट्रायंगल इज सपोज ए बी सी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसमें पहले आप तीनों पॉइंट्स को डिनोट कर लीजिए। सपोज
सपोज तीनों जो आपके साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं, मैं उनके मिड पॉइंट को सबसे पहले मैं मार्केट कर दे रहा हूँ, डिमार्केट। ये आपके मिड पॉइंट्स है सपोज तीनों साइड्स के। अब देखिए जो मीडियन लाइन होगा, वो मीडियन लाइन कैसा बनेगा? वो मीडियन लाइन मैं ए से यहां ड्रॉप कर रहा हूं, ये हो गया मीडियन लाइन ए से। ये हो गया सी से मीडियन लाइन, ठीक है। ये हो गया बी से मीडियन लाइन, ठीक है। और इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, एक्यूरेट नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये सेम पॉइंट आएगा। तो इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा इसे सेंट्रॉइड बोला जाता है, दिस इज जी। उसी तरीके से अब देखिए ये मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट है और इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, परपेंडिकुलर टू दिस बीसी, ये परपेंडिकुलर आप एक ड्रॉप कर दो, सपोज ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर है। उसकी उसी तरीके से आप यहां पे एक परपेंडिकुलर खींचने की कोशिश करो। सपोज 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 ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर सकते हो। ये मिड पॉइंट है, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा आएगा। और ये पॉइंट जो तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, ये इसे सर्कम सेंटर बोलेंगे ओ। सो दिस इज सेंट्रॉइड, दिस इज सर्कम सेंटर। उसी तरीके से अगर मैं ऑल्टीट्यूड की बात करूं, मतलब ऑल्टीट्यूड होता है जो ए लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा बीसी के ऊपर, ठीक है। ये बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो यहाँ ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो इसे मैं 90 डिग्री शो कर दूंगा। अब देखिए दूसरा, बी से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एसी के ऊपर तो वो ऐसा कुछ आएगा। और मैं तीसरे लाइन को नहीं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि यही आपका जो पॉइंट होगा, जो मीटिंग पॉइंट है इन दोनों का, यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, दिस इज एच। तो जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि आपका जो ओ आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ कहीं जी आएगा, और दिस इज एच। और ये प्रॉपर्टी बोलता है कि एच जी इज टू जी ओ, एच जी इज टू जी ओ इज इक्वल टू 2:1। एच जी इज इक्वल टू जी ओ इज इक्वल टू 2:1। मतलब ये एच जो है ये आपका ऑर्थो सेंटर है, एच इज योर ऑर्थो सेंटर, ये आपको याद रखना है। और ओ जो है आपका सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर है। और जो आपका जी है दैट इज सेंट्रॉइड। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है इन केस ऑफ यूलर लाइन। और देखिए आपको एक चीज और याद रखनी है कि एच जी ओ आर कोलिनियर, कोलिनियर इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस केस को छोड़ के एच जी ओ जो है वो हमेशा एक सीधे लाइन पे होगा। अगर एच यहाँ पे है, अगर एच यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, तो जी भी इसी पे होगा, एच ओ जी, ये तीनों एक लाइन पे होगा। और एच जी इज टू जी ओ का रेशियो हमेशा 2:1 होगा। ये आपको याद रखना है कि एच जी इज टू जी ओ का रेशियो जो है वो हमेशा 2:1 होगा। और इसमें देखिए जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस है उसमें क्या होता है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सभी एक पॉइंट पर हो जाते हैं, तो इसीलिए कोलिनियरिटी की कोई बात ही नहीं आएगी, ये कोलिनियरिटी की कोई बात ही नहीं आएगी, वो सेम पॉइंट पे हो जाएंगे। और उसमें इसीलिए उस केस में बोला गया है कि एच जी ओ आर नॉट कोलिनियर बट दे ऑल आर सेम पॉइंट। तो इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस को छोड़ के बाकी सभी केसेस में, किसी भी ट्रायंगल में एच जी ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, ये कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन के ऊपर होते हैं और उनके बीच में रेशियो 2:1। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे 2:1 का रेशियो आता है, वो हम देखेंगे। और कोलिनियरिटी को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कोलिनियर हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। और हम लोग इसी तरह यूलर लाइन की प्रॉपर्टी को और थोड़ा डिस्कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो लास्ट टॉपिक था इसमें, वो एक्स सेंटर को देख लेंगे।
लेंगे कि एक्स सेंटर कैसे निकाला जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन आफ्टर वी विल मूव टू फर्दर डिफरेंट टॉपिक, मतलब जो इसके अंदर आपका बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है उसको भी हम लोग फर्दर देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और